अगले स्टोन है यूरिक एसिड के, जो कि हमने कहा रेडियोल्यूसेंट होते हैं। ठीक है, अब ये भी एक्सरे पे हमें विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाकी जो हमने स्टोन्स की बात की, कैल्शियम और एएमपी, तो वो हमें एक्सरे पे नज़र आते हैं, ये नहीं आएगा। दूसरा ये कि ये हॉट एरिड क्लाइमेट्स वाली जगहों पे जो है इसमें रिस्क फैक्टर है, लो यूरिन वॉल्यूम भी इसका रिस्क फैक्टर है, और एसिडिक पीएच होना। अब ये बहुत ही कॉमन स्टोन है जो कि गाउट में देखा जाता है। इसके अलावा हाइपर यूरिसीमिया या फिर माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट्स में भी ये देखा गया है, क्योंकि उसमें टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है सेल्स का, सेल्स ज़्यादा जनरेट हो रहे होते हैं और न्यूक्लियर टर्नओवर ज़्यादा हो रहा होता है, तो इसलिए यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ठीक है, अब इस तरह के स्टोन्स को हमने ट्रीट कैसे करना है, हाइड्रेशन और एल्कलाइनाइजेशन करनी होगी यूरिन की पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ। अब याद रखिएगा कि एसिडिक पीएच जो है इसमें स्टोन बना रही है, तो एल्कलाइन यूरिन जो है वो प्रोटेक्ट करेगा इसको स्टोन से। ठीक है, इसके अलावा हम एलोपेरिनॉल भी दे सकते हैं गाउट वाले पेशेंट्स को, ताकि यूरिक एसिड कम हो। अगला स्टोन है फोर्थ एंड लास्ट स्टोन, जो कि सिस्टीन स्टोन। अब ये बहुत ही रेयर कॉज है नेफ्रोलिथियासिस का, जो कि बच्चों में देखा जाता है। अब ये ज़्यादातर एसोसिएटेड होता है सिस्टीन यूरिया के साथ। ठीक है, जो कि जेनेटिक डिफेक्ट होता है टिब्यूल्स में, जिसके नतीजे में सिस्टीन की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। अब सिस्टीन रीअब्जॉर्ब नहीं होगी तो फिर वो फिल्ट्रेट में बढ़ जाएगा और सिस्टीन के स्टोन्स बन जाएंगे। इसके अलावा ये ना स्टैग हॉर्न कैलिकुलाई भी बना सकता है। स्टैग हॉर्न कैलिकुलाई एडल्ट्स में अगर है तो एएमपी स्टोन की वजह से होगा, लेकिन बच्चों में याद रखिएगा अगर होगा तो उसकी वजह सिस्टीन स्टोन होगी। तो इसमें भी ट्रीट हमें ऐसे ही करना है कि एल्कलाइनाइजेशन ऑफ द यूरिन करनी होगी और हाइड्रेशन। ठीक है, यही इसका ट्रीटमेंट है। अब इरफान मसूद से भी हम ये टॉपिक देख लेते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी एंड यूरोलिथियासिस में गिवन है। यूरोलिथियासिस यानी कि रीनल स्टोन्स जो हैं ये रीनल कैल्कुलाई या उस स्टोन्स की फॉर्मेशन को कहते हैं यूरोलिथियासिस। ठीक है, रीनल कैल्कुलाई की या रीनल स्टोन्स की फॉर्मेशन को। अब ये ज़्यादातर मैन को अफेक्ट करता है बनस्पत वुमेन की, और इसमें जो पीक एज होती है वो 20 to 30 ईयर्स के दरमियान होती है। इसमें जो हमें क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं वो है ये है कि ये रीनल कैलिसिस और पेल्विस को इन्वॉल्व करेगा। यूनिलेटरल ज़्यादातर स्टोन्स होते हैं 80% ऑफ द केसेस में, और इप्सिलेटरल कोली की पेन के साथ प्रेजेंट करेंगे फ्लैंक रीजन में, जो कि ग्रोइन की तरफ रेडिएट करेगा। अब ये ग्रॉस या माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। इसमें हमें इन्हेंस्ड स्पायरल सीटी जो है, नॉन इन्हेंस्ड स्पायरल सीटी, ये इसकी मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन होती है। अच्छा, इस फिगर में ये दिखाया गया नॉन इन्हेंस्ड या फिर अन इन्हेंस्ड स्पायरल सीटी भी कह सकते हैं। तो ये असल में हम जब जो नॉन रीनल कॉजेज़ होते हैं ना फ्लैंक पेन के, उनको भी डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से ये सीटी स्कैन इसमें बहुत डायग्नोस्टिक वैल्यू रखता है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, हमने पढ़ी। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्सलेट एंड फॉस्फेट जो सबसे ज़्यादा होते हैं 70% स्टोन्स, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट यानी स्टूवाइड स्टोन्स 15 to 20%, यूरिक एसिड 5 to 10% और सिस्टीन स्टोन्स 1 to 2%। सबसे पहले डिटेल देखें कैल्शियम ऑक्सलेट एंड फॉस्फेट स्टोन्स की, तो ये बहुत ही कॉमन है। रीनल स्टोन 70% होते हैं। ये हमें इरेगुलर से शार्प प्रोजेक्शंस की तरह नज़र आएंगे। अब कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ये एडल्ट्स का बहुत ही कॉमन टाइप का स्टोन है, जबकि कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये चिल्ड्रन का कॉमन स्टोन है। ये रेडियो ओपेक होते हैं, हमने बात की। क्यों रेडियो ओपेक हैं? क्योंकि इडियोपैथिक हाइपर कैल्सीयूरिया की वजह से विदाउट हाइपर कैल्सीमिया, यानी कैल्सीयूरिया होगा लेकिन हाइपर कैल्सीमिया नहीं होगी 50% केसेस में, तो इसी वजह से ये रेडियो ओपेक होते हैं। और इनमें ना कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से हो रही है, इसलिए इनमें हाइपर कैल्सीयूरिया इडियोपैथिक है और कैल्सीमिया नहीं है। इसके अलावा रीनल टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन जो होती है ना कैल्शियम की, वो भी यहाँ पे इंट्रिंसिकली इम्पेयर हो गई है, तो रीनल टिब्यूल से भी वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो इस वजह से हाइपर कैल्सीयूरिया हो रहा है, जबकि ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा नहीं है। देन हाइपर कैल्सीयूरिया एंड हाइपर कैल्सीमिया, ब्लड में भी ज़्यादा है, यूरिन में भी कैल्शियम लेवल ज़्यादा है, तो 10% केसेस में हमें ये भी मिलता है, और ये ऐसा हाइपर पैराथायरॉइडिज्म की वजह से या सार्कोइडोसिस की वजह से ऐसा होता है। तो इन दोनों वजूहत की वजह से ये रेडियो ओपेक होते हैं। इसके अलावा ये रेडियो ओपेक क्यों है? हाइपोसिट्रीयूरिया की वजह से, जो कि एसिडोसिस और क्रोनिक डायरिया के साथ एसोसिएटेड होगा। हाइपोसिट्रीयूरिया एक मेटाबॉलिक कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी जो है 320 मिलीग्राम से कम जो है सिट्रेट वो एक्सक्रीट करेगी यूरिन में। ठीक है, 320 से कम। तो हाइपोसिट्रीयूरिया से भी जो है ये स्टोन्स बनते हैं, जो एसोसिएटेड होगा एसिडोसिस और क्रोनिक डायरिया के साथ। इसके अलावा हाइपर ऑक्सलयूरिया की वजह से भी हमें कैल्शियम एंड फॉस्फेट के स्टोन्स मिलेंगे जो रेडियो ओपेक होंगे। दूसरे हमने कहा मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स हैं, तो ये लार्जेस्ट स्टोन है, ये फॉर्म जो है लार्जेस्ट स्टोन इसमें बनते हैं। इनको स्टूवाइट या स्टैग हॉर्न कैल्कुलाई भी कहते हैं। ये अब हमें स्मूथ से और डर्टी वाइट नज़र आएंगे। अब ये यूरियस स्प्लिटिंग जो बैक्टीरिया होता है जिसको हम प्रोटीज कहते हैं, उसकी वजह से ये बनते हैं, जो हम कन्वर्ट करेगा अमोनिया के अंदर यूरिया को। ये अल्कलाइन जो अब यूरिन बन गया है,
ये प्रेसिपिटेशन करवा देगा मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट साल्ट्स की, ठीक है। अल्कलाइन यूरिन की वजह से उनकी प्रेसिपिटेशन हुई है और स्टूवाइड स्टोन्स बने हैं। नेक्स्ट यूरिक एसिड के स्टोन्स हैं, तो ये हार्ड, स्मूथ और मल्टीपल होते हैं, रेडियोलूसेंट होंगे, ये आपने याद रखना है। इसके कॉज इडियोपैथिक 50% कॉज है इसका, गाउट यानी हाइपर यूरिसीमिया की वजह से हो सकता है या हाइपर यूरिकोज यूरिया की वजह से। अगले स्टोन्स हैं सिस्टीन स्टोन्स, तो ये सिस्टीन के स्टोन्स की जो अपीयरेंस है वो हेक्सागोनल होती है, वो भी ट्रांसलूसेंट होंगे, वाइट क्रिस्टल्स होंगे। ये जब जेनेटिक डिफेक्ट आ जाए रीनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स में, तो उसकी वजह से सिस्टीन यूरिया हो जाता है, और ये लो यूरिनरी पीएच पे सिस्टीन स्टोन्स बनते हैं। दैट्स इट। अगला टॉपिक है हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस रेफर करता है कि रीनल पेल्विस की डायलेशन हो जाए, पेल्विस की भी और कैलिसिस की भी, विथ अकम्पनिंग एट्रोफी ऑफ द पैरेन्काइमा कॉज्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ऑफ यूरिन। यानी यूरिन के आउटफ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई है जिसकी वजह से रीनल पैरेन्काइमा की एट्रोफी भी हुई है और रीनल पेल्विस और कैलिसिस डायलेट कर गए हैं, तो इस डायलेशन को फिर हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। अब देखिए, जो ऑब्स्ट्रक्शन हुई है वो अचानक भी हो सकती है, इंसीडियसली भी हो सकती है, और ये किसी भी लेवल पे ऑफ द यूरिनरी ट्रैक हो सकती है। यूरिथ्रा से लेके रीनल पेल्विस तक कहीं पे भी जो है ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अब जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं इसके, वो कैटेगराइज किए गए हैं। एक तो कंजेनाइटल हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है, जिसमें जैसे कि जो यूरिथ्रा है उसका एट्रेजिया हो जाता है, या फिर वाल्व फॉर्मेशंस हो जाती हैं या तो यूरिटर में या यूरिथ्रा में। इसके अलावा एबरेंट रीनल आर्टरी कंप्रेस कर रही होगी यूरिटर को, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगी। रीनल टोसिस भी हो सकता है टॉर्जन के साथ, या किंकिंग हो सकती है यूरिटर की। इसके अलावा जो एक्वायर्ड कॉजेज़ होते हैं उसमें कोई फॉरेन बॉडी जैसे कैलकुला वगैरह या स्लॉड नेक्रोटिक पेपिला जो हैं वो फॉरेन बॉडी जो है ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकती हैं, या कोई प्रोलिफरेटिव लेजन हो सकती है जैसे कि विनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या प्रोस्टेट का कार्सिनोमा, ब्लेडर का ट्यूमर्स जैसे पेपिलोमा या कार्सिनोमा, कोई कंटीजियस मेलिग्नेंट डिजीज़ जैसे रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फोमा एंड कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स और यूट्रस। तो इस तरह की कोई भी प्रोलिफरेटिव लेजन भी ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकती है और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। अब कुछ इन्फ्लामेटरी लेजन्स भी करवाती हैं, जैसे प्रोस्टेट की इन्फ्लामेशन, प्रोस्टेटाइटिस, यूरिट्राइटिस, यूरिथराइटिस, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस। अब कुछ न्यूरोजेनिक कॉजेज़ पे हैं, जैसे कि ब्लेडर की पैरालिसिस हो जाए जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है, तो भी जो है कंप्रेशन हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। अब नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, लेकिन याद रखिएगा माइल्ड होता है और वो रिवर्सिबल होता है, ठीक है, नॉर्मली भी होता है। अब बायलेटरल जो हाइड्रोनेफ्रोसिस है, यानी दोनों किडनीज़ में, ये होगा जब ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो यूरिटर्स के लेवल के नीचे हो, बिलो द लेवल ऑफ द यूरिटर, तो बायलेटरली जो है दोनों किडनीज़ में हमें मिलता है। अगर ब्लॉकेज जो है वो यूरिटर्स पे है या यूरिटर्स से अबव है, ठीक है, ऊपर है, तो इस केस में लेजन हमें यूनिलेटरली यानी एक किडनी में मिलती है। कभी कभार ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट भी होती है, कि मतलब वो बिल्कुल भी यूरिन को पास नहीं होने देगी, और यूजुअली ये पार्शियल होती है ऑब्स्ट्रक्शन। अब हम पैथोजेनेसिस समझते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस कैसे होता है। इवन विद द कंप्लीट अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो हमारा ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन है वो परसिस्ट करेगा फॉर सम टाइम, और फिल्ट्रेट जो है ये सब्सिक्वेंटली डिफ्यूज़ करेगा बैक इनटू द रीनल इंटरस्टिशियम की तरफ, ठीक है। किडनी में जो इंटरस्टिशियम में वापस फिल्ट्रेट जो बना भी है वो वापस उसमें डिफ्यूज़ बैक कर जाएगा और पेरी रीनल स्पेसिस में भी चला जाएगा, फ्रॉम वेयर इट अल्टीमेटली रिटर्न टू द लिम्फेटिक एंड वीनस सिस्टम, ठीक है। वहाँ से फिर वो हमारे लिम्फेटिक में और वीनस सिस्टम में वो फिल्ट्रेट चला जाएगा। क्योंकि अब कंटिन्यूड फिल्ट्रेशन हो रही है, तो जो अफेक्टेड कैलिसेस और पेल्विस हैं वो डायलेट हो जाएंगे, ऑफन बहुत ज़्यादा, ठीक है, मार्कली सो। अब अनयूजुअली जो हाई प्रेशर है, जो वहाँ पे अब नीचे तो ऑब्स्ट्रक्शन है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा है, अनयूजुअली ये हाई प्रेशर जो जनरेट हुआ है रीनल पेल्विस में, एज वेल एज़ वो जो ट्रांसमिट हो रहा है बैक थ्रू दी कलेक्टिंग डक्ट्स, ये कॉज कराएगा कंप्रेशन हमारे रीनल वास्कुलेचर की, यानी रीनल जो ब्लड वेसल्स हैं उन पे ये प्रेशर कंप्रेशन करवा देगा। दोनों हमारी अब आर्टीरियल इंसफिशेंसी भी और वीनस में जो स्टेसिस हो रहा है, जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, वीनस में जा रहा है वापस, तो इन दोनों की वजह से, आल्दो ज़्यादातर ये वीनस स्टेसिस की वजह से ये जो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों हो रहे हैं लेकिन वीनस स्टेसिस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मोस्ट जो सीवियर इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं वो है पेपिला में देखे गए हैं, क्योंकि ये पेपिला जो है ना ये सब्जेक्टेड होते हैं टू ग्रेटेस्ट इंक्रीज़ इन द प्रेशर, सबसे ज़्यादा प्रेशर इनमें, प्रेशर जो है वो इनको अफेक्ट करता है। अब अकॉर्डिंगली हमारा जो इनिशियल फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं वो ज़्यादातर ट्यूब्यूलर होती हैं, ठीक है, ट्यूब्यूल्स में जो है अल्ट्रेशन होती है।
जो मैनिफेस्ट कैसे होगा प्राइमरीली कि मतलब हमारी जो कंसंट्रेटिंग एबिलिटी है ट्यूब्यूल्स की जो कि होती है वो इम्पेयर हो जाएगी। इससे हमें पता चलता है कि ट्यूब्यूल्स ज़्यादा इसमें इफेक्ट होती हैं। ओनली लेटर डज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बिगिन टू डिमिनिश, ठीक है। फिर बाद में जाके जो कि हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू होगा, मतलब वो नहीं बनेगा, फिल्ट्रेट नहीं बन पाएगा। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ इंडिकेट करती हैं कि सीरियस इरिवर्सिबल डैमेज तकरीबन 3 हफ्तों के अंदर हो जाता है और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, और 3 महीनों के अंदर इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, ठीक है। अब इसके साथ साथ फंक्शनल चेंजेस जो हैं, इन फंक्शनल चेंजेस के साथ साथ ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये ऑल्सो ट्रिगर करती है इंटरस्टिशियल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करवाती है, जिसके नतीजे में हमारा जो पैरेन्काइमा है, जो इंटरस्टिशियम है, उसकी फाइब्रोसिस हो जाएगी। अब हाइड्रोनेफ्रोसिस में हमें पता होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी कैसे होगी। जो बायोलेटरल दोनों किडनीज़ की हाइड्रोनेफ्रोसिस है या यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, जब हमारी अदर किडनी जो है ऑलरेडी डैमेज होती है या तो एब्सेंट होती है यूनिलेटरल वाले केस में, तो इनमें ना रीनल फेलियर आगे जाके हो जाएगा और यूरीमिया का ऑनसेट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अबॉर्ट करेगा नेचुरल कोर्स ऑफ द लेजन को, ठीक है, यानी इसको टर्मिनेट कर देगा नेचुरल कोर्स ऑफ द लेजन को। अब जब सब टोटल या इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें होती है, सब टोटल या इंटरमिटेंट, तो किडनी जो है ना मैसिवली इनलार्ज हो जाएंगी, यानी उसकी लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर जितनी हो जाएगी, और ऑर्गन जो है वो ज़्यादातर कंसिस्ट करेगा ऑलमोस्ट इंटायरली ग्रेटली उसमें डिस्टेंडेड पेल्वी कैलिशियल सिस्टम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डायलेटेड, ठीक है, डिस्टेंडेड। जो रीनल पैरेन्काइमा है वो इटसेल्फ कंप्रेस भी हो जाएगा, एट्रोफिड भी हो जाएगा, और पेपिला की ना ओब्लिटरेशन हो जाएगी, और पायरामिड्स जो होते हैं हमारे वो उनकी फ्लैटनिंग हो जाएगी। तो अगर हम फिगर में देखें 14.23 में, तो इसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस ऑफ द किडनी दिखाया गया है, और देखिए बहुत ज़्यादा मार्क्ड डायलेशन हो गई है पेल्विस की भी और कैलिसिस की भी। इसके साथ देखिए ये रीनल पैरेन्काइमा जो है उसकी भी थिनिंग हो गई है, बिल्कुल पतला सा हो गया है, और ये डायलेशन हो रही है। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी में ऑन द अदर हैंड जब हम देखें, जब ऑब्स्ट्रक्शन अचानक हो रही है, ये सारा हमने सिनेरियो देखा, सब टोटल या इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन हो। अब अगर अचानक से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो कंप्राइज्ड होगी, रिलेटिवली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी बहुत ही अर्ली, ठीक है, यानी सून इन द कोर्स जो है अर्ली वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, GFR नहीं बन पाएगा। एज अ कॉन्सिक्वेंस हमारा जो रीनल फंक्शन है वो सीज़ कर जाएगा, जबकि डायलेशन जो है वो स्टिल इसमें कंपैरेटिवली स्लाइट होगी, क्योंकि वो अचानक से वो शट डाउन हो गया, बिल्कुल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नहीं बन पा रहा, तो इसमें इतनी डायलेशन का टाइम नहीं मिला और रीनल फंक्शन सीज़ कर जाएगा, और डायलेशन इतनी स्लाइट होगी, थोड़ी सी स्लाइट सी होगी। अब डिपेंड करता है लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन पे, एक या दोनों यूरेटर्स जो है वो डायलेट हो सकते हैं, तो हम इसको हाइड्रो यूरेटर कहेंगे। जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो अर्ली लेजन हमें ट्यूब्यूलर डायलेशन दिखाएगी, यानी ट्यूब्यूल्स की डायलेशन मिलेगी, और उसके बाद एट्रोफी और फाइब्रस रिप्लेसमेंट हो जाएगी ट्यूब्यूलर एपिथेलियम की, रिलेटिवली स्पेयरिंग द ग्लोमेरुलाई, यानी ग्लोमेरुलाई को अफेक्ट नहीं करेगा। अब इवेंचुअली जो सीवियर केसेस होते हैं उनमें ग्लोमेरुलाई भी एट्रोफिक हो जाएगा और वो हो जाएगा, बिल्कुल ही डिसअपीयर हो जाएगा ग्लोमेरुलाई, और कन्वर्ट कर देगा हमारी पूरी किडनी को एक थिन शेल ऑफ फाइब्रस टिश्यू, यानी पूरी किडनी एक पतला सा फाइब्रस टिश्यू के शेल की तरह की हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ग्लोमेरुलाई भी एट्रोफी हो गए हैं, डिसअपीयर हो गए हैं, और ट्यूब्यूल्स भी बिल्कुल फाइब्रोस हो गई हैं आखिर में। तो जब सडन और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होती है, अचानक से और कंप्लीट वाली, तो उसमें हमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस मिल सकती है रीनल पेपिला में, जो कि बिल्कुल सिमिलर है टू द चेंजेस ऑफ द पेपिलरी नेक्रोसिस इन अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस में जैसे हमें मिल रही थी, ठीक है। द अकम्पनिंग इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो है वो मिनिमल होगा। सुपर इम्पोज्ड पाइलोनेफ्राइटिस हाउएवर ज़्यादा कॉमन है सडन और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन वाले केस में, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर हाइड्रोनेफ्रोसिस के होते हैं, जो बायोलेटरल कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है अगर, तो उसमें एन यूरिया हो जाएगा, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द यूरिन। जब ऑब्स्ट्रक्शन ब्लेडर से नीचे है, तो जो डोमिनेंट सिम्टम्स हैं वो हमें ब्लेडर डिस्टेंशन वाले सिम्टम्स मिलेंगे। पैराडॉक्सिकली जो इनकम्प्लीट बायोलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो उसमें पोलीयूरिया होगा, ठीक है, रादर देन द ओलिगोयूरिया, यानी कि इनकम्प्लीट बायोलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन में हमें पोलीयूरिया मिलेगा, ओलिगोयूरिया नहीं मिलेगा। क्यों? एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफेक्ट्स इन द ट्यूबुलर कंसनट्रेटिंग मैकेनिज्म में, क्योंकि डिफेक्ट आ गया है इस वजह से, और ये ना हमारी जो ट्रू नेचर है लेजन की उसको भी ऑब्सक्योर कर देगा। हमें ट्रू नेचर का आइडिया नहीं हो पाएगा कि क्या मेन रीज़न, कौन सी लेजन है मेनली।
उसको ऑब्सक्योर कर देगा। अब जो यूनिलेटरल एक साइड वाली हाइड्रोनेफ्रोसिस हुई है तो वो कम्प्लीटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक साइलेंट रहती है अनलेस कि दूसरी किडनी जो है वो भी डिसफंक्शनल ना हो जाए। ऑफन जो इनलार्ज किडनी होती है वो डिस्कवर होती है रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन पे। कभी कभार जो अंडरलाइंग कॉज है हाइड्रोनेफ्रोसिस का, जैसे कि कोई रीनल कैलकुलाई तो नहीं बन गया या कोई ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्यूमर तो नहीं है जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है, तो जो अंडरलाइंग कॉज है ना ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा जो कि अनकवर करता है हाइड्रोनेफ्रोसिस को, फिर जाके हमें सिम्टम्स की वजह से पता चलता है। अब ऑब्स्ट्रक्शन को अगर रिमूव कर दें तो यूजुअली हमारा फुल रिटर्न ऑफ द फंक्शन हो सकता है कुछ ही हफ्तों के अंदर किडनी का, ठीक है। हाउएवर विद द टाइम चेंजेस जो हैं वक्त के साथ साथ इरिवर्सिबल होते जाते हैं। दैट्स इट, यहाँ पे हाइड्रोनेफ्रोसिस कंप्लीट हुआ। इरफान मसूद से भी ये टॉपिक देख लें। हमने हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में पढ़ा कि वो रीनल पेल्विस और जो कैलिसिस होते हैं उनकी डायलेशन को हम कहते हैं, जो कि एट्रोफी ऑफ द किडनी के साथ भी एसोसिएटेड होगा ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन टू द यूरिन आउटफ्लो, ठीक है, आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। अब इसके कॉजेज कंजेनाइटल भी हैं, एक्वायर्ड भी हैं। कंजेनाइटल में हमने कहा कि पोस्टीरियर जो यूरिथ्रल वाल्व है उसमें स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकती है, ब्लेडर नेक पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, वेजिको यूरिट्रल रिफ्लक्स की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, या यूरिट्रोपेल्विक स्ट्रक्चर हो सकता है। अब जो एक्वायर्ड कॉज है उसमें स्टोन जो है ना वो बहुत ही कॉमन कॉज है, रीनल स्टोन। प्रेगनेंसी की वजह से भी होता है जो मिनिमल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा और रिवर्सिबल होता है, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की वजह से या रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस की वजह से। अब हमें क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स मिलती हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस में, तो जो यूनिलेटरल पार्शियल हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है एक साइड का लेकिन पार्शियल, तो वो ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक ही रहता है, जबकि यूनिलेटरल अगर कंप्लीट हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो वो भी एसिम्टोमेटिक रहेगा। अब बायलेटरल हुआ है, दोनों किडनीज में हुआ है लेकिन अभी पार्शल है, तो इसमें क्या हो जाता है हमारी यूरिन की कंसनट्रेटिंग एबिलिटी जो है वो इनेबिलिटी हो जाती है उसकी, ठीक है, किडनी की यूरिन कंसनट्रेटिंग एबिलिटी। तो ये रिफ्लेक्ट होगा कि पेशेंट को इस बायलेटरल लेकिन पार्शियल हाइड्रोनेफ्रोसिस में उसको पोलीयूरिया होगा और नॉक्चूरिया होगा। जबकि अगर बायलेटरल कंप्लीट हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ है तो उसमें बिल्कुल ही एन्यूरिया, एब्सेंस ऑफ द यूरिन हो जाएगी और इनकम्पेटेबल होता है ये विथ लाइफ अनलेस के ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव ना हो जाए। दैट्स इट। उसके बाद आ जाती हैं कुछ कंजेनाइटल एंड डेवलपमेंटल एनामलीज़। तो कंजेनाइटल और डेवलपमेंटल एनामलीज़ किडनी की और यूरिनरी ट्रैक के जो है ना ये रिप्रेजेंट करती है मोस्ट कॉमन कॉज एंड स्टेज रीनल डिजीज़ का उन इंडिविजुअल्स में जो कि यंगर हैं 21 ईयर्स ऑफ एज से, और ये तकरीबन 40 to 50% ऑफ द पीडियाट्रिक रीनल फेलियर पूरी दुनिया में अकाउंट करता है, ठीक है। अब जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो किडनी को भी अफेक्ट कर सकती है, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेजिया हो सकता है, एजेनेसिस, हाइपोप्लेजिया, कलेक्टिंग सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकती हैं, यानी डुप्लीकेटेड कलेक्टिंग सिस्टम हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस और मेगा यूरेटर। ब्लेडर को अफेक्ट करेंगी तो यूरिट्रोसील या वेजिको यूरिट्रल रिफ्लक्स हो सकता है। यूरिथ्रा में जो है पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व्स बन सकते हैं। अब ये जो है प्रेजेंट कर सकते हैं आइसोलेटेड फीचर की तरह, या फिर ये किसी सिंड्रोम का पार्ट भी हो सकती हैं इन एसोसिएशन विद द एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशंस। तो मोस्ट जो हैं वो रिजल्ट करती हैं फ्रॉम द स्पोरेडिक डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स जिनका अननोन कॉज होता है। बाकी जो है जर्म लाइन म्यूटेशंस जब जीन्स में आ जाएं तो जो इम्पेक्ट करेगा डेवलपमेंट ऑफ द किडनी को और स्पेशली यूरिटरिक बड को। स्पेक्ट्रम जो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का वो ब्रॉड है, डिपेंड करता है नेचर पे भी और सीवियरिटी ऑफ द अंडरलाइंग एबनॉर्मलिटी पे, तो उस तरह की हमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मिलेगी। हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं डिस्कशन को टू अ फ्यू फॉर्म्स ऑफ अफेक्टिंग द किडनी। तो कुछ फॉर्म्स सिर्फ देखेंगे। सबसे पहला है मल्टीसिस्टिक डिस्प्लेजिया। अब ये बहुत ही कॉमन फॉर्म है रीनल सिस्टिक डिजीज़ का जो कि चाइल्डहुड में होती है। डिस्प्लेजिया जो टर्म है ना ये इस कंटेक्स्ट में रेफ़र करती है कि डेवलपमेंटल कोई प्रॉब्लम हुई है रादर देन द प्री नियोप्लास्टिक लीजन। इसको हम प्री नियोप्लास्टिक नहीं कहेंगे, हम इसको डेवलपमेंटल के साथ कंसीडर करेंगे डिस्प्लेजिया को। अब क्योंकि रीनल डिस्प्लेजिया जो है ये ऑफन एसोसिएटेड होता है लोअर यूरिनरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन के साथ और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है डेवलपिंग किडनी के अंदर, तो ये थॉट हुआ है टू प्ले अ रोल इन इट्स डेवलपमेंट, यानी इसमें इसकी डेवलपमेंट में यही मसला होगा। अब किडनीज़ जो है वो ज़्यादातर हमें ग्रॉसली डिस्टॉर्टेड नज़र आएंगी। सिस्ट जो है वो माइक्रोस्कोपिक से लेके सेवरल सेंटीमीटर इन डायमीटर हो सकती हैं। हिस्टोलॉजिक जो हॉलमार्क्स हैं डक्ट्स के और ट्यूब्यूल्स के वो एपिथेलियल सेल्स के साथ लाइन हुए हुए होंगे और सराउंड हुए होंगे कफ्स ऑफ द सेलुलर मेसेनकाइम से, ठीक है। कफ्स ऑफ द सेलुलर मेसेनकाइम से वो ट्यूब्यूल्स और डक्ट्स सराउंड हुई होंगी। अगली डिजीज़ है रीनल एजेनेसिस। तो नाम से पता चल रहा है कि मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो बायलेटरल एजेनेसिस जो है वो इनकम्पैटिबल है विद द लाइफ, अगर दोनों किडनीज ही नहीं डेवलप हुई। ये ज़्यादातर स्टिल बॉर्न जो इन्फेंट्स हैं उनमें देखा गया है।
अब ये ऑफन किसी और कंजेनाइटल डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई लिम्ब का डिफेक्ट भी होगा उस बच्चे को, हाइपोप्लास्टिक लंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एक साइड का यानी यूनिलेटरल एजेनेसिस एक और अनकॉमन और कंपेटेबल होगा लेकिन विद द नॉर्मल लाइफ डिसऑर्डर है, ठीक है, इफ़ नो अदर एबनॉर्मलिटीज एग्जिस्ट। और इसमें मतलब साथ में अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये कंपेटेबल होगा लाइफ के साथ, और ये इस तरह के बच्चे यूनिलेटरल जिसमें और कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। देन है हाइपोप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया जो है यानी अंडर डेवलप या इनकम्प्लीटली डेवलप्ड हो, ठीक है, कोई भी टिश्यू बॉडी का, उसको हम हाइपोप्लेजिया कहते हैं। तो ये बायोलेटरली भी हो सकता है जिसके एनसीटी में रीनल फेलियर हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा कॉमनली यूनिलेटरल डिफेक्ट की तरह इनकाउंटर होता है, यूनिलेटरल हाइपोप्लेजिया। अब हाइपोप्लास्टिक किडनी हमें स्कार्स नहीं शो करेगी और उसमें बस जो है मसला क्या होगा कि उसके जो नंबर ऑफ रीनल लोब्स और पैरामिड्स हैं वो कम हो जाएंगे, ज़्यादातर 6 या उससे भी कम जो है रीनल लोब्स और पैरामिड्स होंगे। दैट्स इट। पैथोमा से भी देख लेते हैं कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द किडनी। तो उसमें सबसे पहला एक है हॉर्स शू किडनी, ठीक है, यानी कंजॉइंट, इसमें यानी कंजॉइंट किडनीज हो जाती हैं और वो ज़्यादातर लोअर पोल भी मतलब मिली होती हैं। अब ये बहुत ही कॉमन कंजेनाइटल रीनल एनॉमली है। इसमें देखिए ये पिक्चर दिखाई गई है हॉर्स शू किडनी की, हमें ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसकी हॉर्स शू की तरह की शेप है। अब ये लोअर एब्डोमेन में एबनॉर्मली लोकेटेड होगी, ठीक है। हमें पता है कि पेल्विस में किडनीज डेवलप होती हैं और फिर असेंड करती हैं, ठीक है, एब्डोमेन की तरफ। अब इसमें क्या होता है कि ये इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की तरफ जो है ना फंस जाती है किडनी, जब वो असेंड कर रही होती है ना तो उसके रूट, इस आर्टरी के रूट पे जो है ये अटक जाती है, तो अब यहाँ पे ये एबनॉर्मली लोकेटेड रहेगी। अगली कंडीशन है रीनल एजेनेसिस, जो अभी हमने पढ़ा। ए का मतलब होता है एब्सेंस, ए मीन्स विदाउट और जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन। तो इसमें किडनी फॉर्मेशन की एब्सेंस होगी। अब वो यूनिलेटरल भी हो सकती है, बायोलेटरल भी हो सकती है। अब यूनिलेटरल एजेनेसिस में क्या होता है कि पेशेंट को एक किडनी नहीं होगी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि उसकी जो एग्जिस्टिंग किडनी होगी उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। अब यही किडनी जो है 2 किडनीज का काम करेगी और हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी हो जाएगी जिसकी वजह से रीनल फेलियर होगा। अब बायोलेटरल एजेनेसिस में क्या होता है कि दोनों किडनीज नहीं बनी, तो इसमें एक तो ओलिगोहाइड्रोमिनस होगा, एमनियोटिक फ्लूइड में बेबी फ्लोट करता है और वही एमनियोटिक फ्लूइड ज़रूरी होता है उस, यानी बेबी जो है अपने ही फिल्ट्रेट के अराउंड जो है होता है, मौजूद होता है, ठीक है, वो बेबी का ही अपना फिल्ट्रेट होता है। अब लो एमनियोटिक फ्लूइड होने के कॉजेज़ मल्टीपल है। एक तो फीटल लंग हाइपोप्लेजिया की वजह से, जब लंग्स डेवलप कर रहे होते हैं हमें पता है कि जब वो एमनियोटिक फ्लूइड में ब्रीथ इन एंड आउट कर रहा होता है तो वो स्ट्रेच करेगा लंग को, जब स्ट्रेच होंगे लंग्स तो स्ट्रेचिंग और कोलैप्सिंग हो रही होगी, ठीक है, तो इसी से जो है डेवलपमेंट ऑफ द लंग होती है। अब अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा तो लंग जो है वो स्ट्रेच और कंप्रेस नहीं हो पाएगा, तो लंग हाइपोप्लेजिया हो जाएगा, उसकी डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ फ्लैट फेस और लो सेट ईयर्स होंगे, यानी अगर बेबी एमनियोटिक फ्लूइड में फ्लोट कर रहा है और वो एमनियोटिक फ्लूइड अगर कम है या नहीं है तो वॉल ऑफ द यूट्रस पे उसका फेस प्रेस होगा, ठीक है, जिस वजह से फ्लैट फेस हो रहा है और लो सेट ईयर्स हो रहे हैं। दूसरा डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है, इसमें भी वो यूट्रस के टिश्यू के साथ प्रेस होगा, इस वजह से ये डिफेक्ट्स हो रहे हैं। अब इस सारी सीक्वेंस को यानी हाइपोप्लेजिया ऑफ द लंग, फ्लैट फेस और डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़, इस सारे को हम पॉटर सीक्वेंस कहते हैं। और ये डिजीज़ इनकम्पैटिबल होती है विथ लाइफ, यानी बायोलेटरल एजेनेसिस जो है इनकम्पैटिबल है विद द लाइफ। यहाँ पे फीटस की पिक्चर दिखाई गई है जिसको पॉटर सीक्वेंस हुआ है। देखें ये फ्लैटनिंग ऑफ द फेस है, लो सेट ईयर्स और एक्सट्रीमिटीज़ की भी जो है एबनॉर्मलिटीज़ है, ये ओलिगोहाइड्रोमिनोस की वजह से हुआ है। अगला कंजेनाइटल इफेक्ट है डिस्प्लास्टिक किडनी, इसमें मतलब सिस्ट बनेगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये असल में नॉन इनहेरिटेड कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन होती है रीनल पैरेन्काइमा की, जिसमें सिस्ट बनेगी और एबनॉर्मल टिश्यू हो जाएगा। सिस्ट में मतलब एबनॉर्मल टिश्यू होगा, जैसे कि कार्टिलेज हो सकता है। जैसे अब ये देखिए एग्जांपल है, ये हमें सिस्टिक स्पेस नज़र आ रही है और ये एक वॉल से लाइन हुई हुई है, इस वॉल के अंदर ये देखिए हमें नज़र आ रहा है कार्टिलेज। अब ये डिस्प्लास्टिक जो किडनी है वो इनहेरिटेड नहीं है, क्योंकि अगर फीटस को डिस्प्लास्टिक किडनी होगी तो हमारा क्वेश्चन है कि रिस्क क्या होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिस्प्लास्टिक किडनी इन द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, तो रिस्क जो है वो लो होता है क्योंकि ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। अब ये ज़्यादातर यूनिलेटरल कंडीशन होती है, जब बायोलेटरल होगी तो हमें इसको डिस्टिंग्विश करना होगा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ से। अगली पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इनहेरिटेड डिफेक्ट होता है, बायोलेटरल होता है और बायोलेटरली जो है किडनीज इनलार्ज हो जाती है और उनके रीनल कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों में जो है
वो सिस्ट बन जाती हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स भी जो है हम सारे कर चुके हैं, ठीक है। इरफान मसूद से भी कुछ कंजेनाइटल एनामलीज और सिस्टिक डिजीज़ देखें तो हमने सबसे पहला पढ़ा कंजेनाइटल एनामली हॉर्स शू किडनी। बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ये कंजेनाइटल एनामली। ये होगी जब मीडियल सब डिवीज़न जो है हमारी मीज़ोनेफ्रिक बड की वो आपस में मीट कर जाएं और फ्यूज़ कर जाएं, ठीक है, उनका मीडियल सब डिवीज़न। अब इसमें हमें फ़ीचर क्या मिलते हैं कि इसका 1:500 जो है इसका इंसिडेंस है, 1:500 to 1000। अब 90% में हमें जो ये लोअर पोल पे ये किडनी जो है वो फ्यूज़ मिलती है लोअर पोल पे, 10% में ये अपर पोल पे भी फ्यूज़ हो सकती है। ज़्यादातर कॉमन हॉर्सशू किडनी मैन में होती है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है कि इसमें पेशेंट को पेल्विक यूरिट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी, यानी पेल्विस और यूरिटर वाली साइड पर इन्फेक्शन हो सकता है, स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है, और ये जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है टू प्रेगनेंसी। फिर हमने पढ़ा डिस्प्लास्टिक सिस्टिक रीनल डिस्प्लेजिया। तो ये सिस्टिक डिजीज़ है जो कि बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। इसमें सिस्ट जो है किसी और एबनॉर्मलिटी जब आ जाए हमारी मेट्रानेफ्रिक डिफरेंशिएशन के दौरान तो उस वजह से इसे सिस्ट बन जाती हैं। अब इनलार्ज सी इर्रेगुलर और मल्टी सिस्टिक किडनीज़ होंगी। हिस्टोलॉजिकली हमें आइलैंड ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइम नजर आएंगे, ऑफन विद द कार्टिलेज एंड इमेच्योर कलेक्टिंग डक्ट। यूनिलेटरली अगर होगा तो इसमें ऑपोजिट किडनी जो है नॉर्मल होगा उसका फंक्शन, उसकी प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट है अगर हम इसको सर्जिकली रिमूव कर दें। बायलेटरली दोनों में अगर सिस्टिक रीनल डिस्प्लेजिया हुआ है तो वो रीनल फेलियर करवा देगा, और 20% केसेस जो है क्रोनिक रीनल फेलियर के बच्चों में सिस्टिक रीनल डिस्प्लेजिया की वजह से होता है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ जाता है जो कि है न्यूप्लाज्म्स। तो बहुत सी टाइप्स ऑफ बिनाइन और मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म्स जो है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में हो सकते हैं। इन जनरल जो बिनाइन न्यूप्लाज्म्स हैं वो जैसे कि स्मॉल कॉर्टिकल पेपिलरी एडिनोमास हो सकते हैं जो कि लेस देन 0.5 डायमीटर के होंगे, और ज़्यादातर ये 40% ऑफ द एडल्ट्स में हमें ऑटोप्सी के टाइम पे मिलते हैं, और ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इनकी लिमिटेड है। जो मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट हमारे पास न्यूप्लाज्म किडनी का वो है रीनल सेल कार्सिनोमा। उसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से नेफ्रोब्लास्टोमा है जो कि विल्म्स ट्यूमर कहलाता है, और बाय प्राइमरी न्यूप्लाज्म्स ऑफ द कैलिसिस एंड पेल्विस। बाकी तरह के जो रीनल कैंसर हैं वो रेयर हैं और यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के जो न्यूप्लाज्म्स हैं वो तकरीबन ट्वाइस एज कॉमन है एज रीनल सेल कार्सिनोमा।